गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसको हम हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम समझते हैं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बताता है, इसके सिद्धांत पर कौन सी चीज़ें होती हैं। पॉपुलेशन में अगर हम ये देखें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो आइए इस वीडियो सेगमेंट में समझते हैं। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आल्सो रिफर्स टू एज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज़ यूज्ड टू कंपेयर एलेलिक फ्रिक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग बहुत समय बाद आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किसी पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। अ पॉपुलेशन ऑफ अलील मस्ट मीट 5 रूल्स इन ऑर्डर टू द कंसिडर्ड इन एक्विलिब्रियम। अर्थात हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल तभी लागू होता है जब ये 5 जो रूल्स हैं, जो 5 रूल्स हैं, अगर ये रूल फॉलो होता है तब तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लागू होता है, अदरवाइज़ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फेल हो जाता है। तो आज आइए समझते हैं ये 5 रूल्स कौन हैं जिसके आधार पर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स जो है या हार्डी विनबर्ग लॉ जो है लागू होता है। हम आपको बता दें, हार्डी साहब जो हैं वो एक ब्रिटिशियन थे, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और जो विनबर्ग साहब थे ये एक जर्मन फिजिशियन थे। दोनों लोगों ने मिलकर वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बहुत ही इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, और इन लोगों ने एक इक्वेशन लाया है जिसको हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के नाम से जानते हैं या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। तो इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ किसी प्रकार के कोई भी ऑर्गेनिज्म न तो जा सकते हैं और न तो कोई भी इंडिविजुअल वहाँ से बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसा होगा कि किसी पॉपुलेशन में जब कोई एंट्री नहीं करेगा, किसी पॉपुलेशन में जब कोई इंडिविजुअल वहाँ जाएगा नहीं, या फिर उस पॉपुलेशन से कोई बाहर नहीं आएगा, तो वहाँ ये देखा गया कि वहाँ किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं देखा गया, किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, अर्थात वहाँ इवोल्यूशन लॉस देखा। अर्थात वहाँ हम देखें तो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी एंड एलेलिक फ्रिक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, अर्थात जीन फ्रिक्वेंसी एंड जेनेटिक फ्रिक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। ये देखा गया कि जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी और एलील फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, कांस्टेंट देखा गया, अर्थात किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं देखा गया। कब नहीं देखा जाएगा, जब वहाँ कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो वो 5 रूल, वो 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन हैं जो हार्डी विनबर्ग लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थात हार्डी विनबर्ग साहब ने ये बताया कि अगर किसी पॉपुलेशन में ये 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस, अच्छा अर्थात 5 रूल्स लागू होते हैं, 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस अगर वहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे उस पॉपुलेशन में, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लागू होता है, अदरवाइज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वहीं फेल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हार्डी विनबर्ग साहब ने एक ऐसी दुनिया बनाई, कुछ ऐसे वहाँ इंडिविजुअल्स थे, एक ऐसा जीन पूल देखा, एक ऐसा जीन पूल बनाया जहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ ये 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं जानी चाहिए, तब हमारा जो है, तब हार्डी विनबर्ग साहब का जो रूल है वो फॉलो हो पाएगा। आइए बात करते हैं क्या क्या नहीं होना चाहिए। पहला है नो जीन म्यूटेशन में अकर्स एंड देयरफॉर अलील चेंज डू नॉट अकर्स, अर्थात जीन म्यूटेशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एलील चेंज वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात जब म्यूटेशन नहीं होगा तो एलील चेंज नहीं होगा, अर्थात वहाँ जेनेटिक फ्रिक्वेंसीज नहीं देखने को मिलेगी, अर्थात वहाँ कुल मिला के वेरिएशन नहीं होगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। कब? जब वहाँ म्यूटेशन नहीं होगा। तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी नो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आइदर इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, अर्थात उस पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, अर्थात जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। न तो कोई इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के अंदर जाए और न तो उस पॉपुलेशन से माइग्रेट करके कहीं बाहर वहाँ से जाए, न तो अंदर जाए न तो बाहर। अगर माइग्रेशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, है ना, तो वहाँ हमारा जो प्रिंसिपल है, जिसको हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं, वो लागू हो सकता है। तीसरा क्या नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग मस्ट अकर्स मीनिंग इंडिविजुअल्स मेड बाय चांस, अर्थात वहाँ किसी प्रकार का कोई सेलेक्टिंग ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, रैंडम ब्रीडिंग होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, अर्थात कोई भी इंडिविजुअल्स बाय चांस मेट करे, है ना, अर्थात किसी प्रकार कोई सेलेक्टिव मेटिंग अगर हो गया तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वहाँ फेल हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, अर्थात कोई भी इंडिविजुअल्स बाय चांस मेट कर सके।
तीसरा, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अर्थात जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट रोक दिया जाए तो फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वहाँ फॉलो करेगा, है ना। तो क्या कहा गया, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अ चांस चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी में अकर्स। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो फिर उस पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगा और यहाँ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तीसरा क्या है, नो नेचुरल सिलेक्शन, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, अर्थात किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसके एलीलिक फ्रिक्वेंसी में चेंजेस ना हो। क्यों नहीं हो पाएगा, अगर वहाँ नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये बच्चों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बड़े पॉपुलेशन पर काम करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो था वो छोटे पॉपुलेशन पर काम करता है, लेकिन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बड़े पॉपुलेशन पर काम करता है। छोटे पॉपुलेशन में बिल्कुल फेल हो जाएगा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल छोटे पॉपुलेशन में फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एलिलिक फ्रिक्वेंसी में लॉस हो सकता है, अर्थात हो सकता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि रेयर एलिल्स जो है वो अस्तित्व से ही समाप्त हो सकते हैं, अर्थात वो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये छोटे पॉपुलेशन में काम नहीं करता है, ये जब कभी भी काम करेगा बड़े पॉपुलेशन पर काम करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फोर्सेस अगर उस पॉपुलेशन के अंदर हार्डी वेनबर्ग साहब ने जो पॉपुलेशन बनाया, उस पॉपुलेशन के अगर ये 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू होता है, अदरवाइज फेल हो जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम नेवर अकर्स इन नेचर बिकॉज देयर इज ऑलवेज एट लीस्ट वन रूल्स बीइंग वायलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में कहा गया है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है नेचर में नहीं पाया जाता है, अर्थात ये कभी भी नेचर में संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बताया गया है कि ऐसा कोई दुनिया बन ही नहीं सकता जहाँ ये 5 जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं इसमें से कोई ना कोई एटलीस्ट कोई ना कोई एक वायलेटेड हो ही सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो रूल और रेगुलेशन हार्डी साहब ने बनाया, हार्डी वेनबर्ग साहब ने, ये कभी नेचर में फॉलो ही नहीं हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ जरूर इन्वॉल्व हो जाएगी इन 5 में, चाहे वो म्यूटेशन हो सकता है, चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, चाहे नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो नॉन रैंडम मेटिंग हो जाएगा, कोई ना कोई चीज़ वहाँ जरूर इन्वॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से ये देखा गया कि हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ये इन्होंने सोचा तो जरूर, लेकिन ये कभी नेचर में संभव हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई एक इवोल्यूशनरी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व हो ही जाती हैं। इन 908 Godfrey Hardy and Wilhelm Weinberg, working independently, specified the relationship between the genotype frequency and the allele frequency that must occur in such an idealized populations in the equilibrium. 1809 ईस्वी में हार्डी एंड विनबर्ग साहब ने दोनों लोग इंडिपेंडेंटली काम करके इन्होंने रिलेशनशिप को समझाया, किसके बीच में, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी एंड एलील फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप को बताया। और इन्होंने अपना एक लॉ पॉस्टुलेट किया, और वो जो लॉ इन्होंने दिया उस लॉ को हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है, दिस रिलेशनशिप नोन एज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप बताया गया, अर्थात जेनेटिक फ्रिक्वेंसी और एलील फ्रिक्वेंसी के बीच का जो इन्होंने एक रिलेशनशिप समझाया, इसी रिलेशनशिप को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग लॉ या हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कहा द रिलेशनशिप known as the Hardy-Weinberg principle is important because we can use it to determine if a population is in equilibrium for the particular genes। कहा गया है कि यह हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल तभी अप्लाई हो सकता है जब पॉपुलेशन के बीच का वो जो अर्थात वो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट, अर्थात उसका जो पर्टिकुलर जीन है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, अर्थात जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। इनका यही सिद्धांत है। हार्डी विनबर्ग साहब ने ये बताया कि जब किसी पॉपुलेशन में जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट तभी ये रूल फॉलो हो सकता है, अदरवाइज फॉलो नहीं हो पाएगा। लेकिन कब फॉलो होगा, जब ये 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो इनका ये सिद्धांत काम करेगा, अदरवाइज ये सिद्धांत फेल हो जाता है। तो यही कहा गया है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिलेशनशिप समझाया। और किसके बीच का रिलेशनशिप, इसका आप रिमार्क कर लेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप बताया। और इसी रिलेशनशिप को मिलाकर कहा गया हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जिसका इंपॉर्टेंस कब देखा गया कि किसी भी पर्टिकुलर जीन्स के लिए जब किसी पर्टिकुलर जीन का एलेलिक फ्रीक्वेंसी या फिर उसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट हो, अर्थात पॉपुलेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, कांस्टेंट स्थापित हो जाए, तब ये समझिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहलाता है। देयर आर 2 इक्वेशन नेसेसरी टू सॉल्व हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहाँ 2 इक्वेशन दिया गया है जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो कौन सा पहला इक्वेशन है,
पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 और दूसरा है पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अर्थात ये देखा गया पी और क्यू अर्थात पी प्लस क्यू का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना आना चाहिए कि यूनिटी आना चाहिए, अर्थात सम फ्रैक्शन में अगर देखें तो 1 आना चाहिए। और पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इन सबको मिला के इसका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। वेयर पी इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट जीन, जहाँ स्मॉल पी क्या है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है। क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव एलील, क्यू जो है रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। पी स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स विद द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। 2pq is the frequency of the individuals with the heterozygous genotype and q square is the frequency of the individuals with the homozygous recessive genotype, है ना। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए ये एक प्रकार का जीन पूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक प्रकार का जीन पूल बनाया गया है और इस जीन पूल में अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितने इंडिविजुअल्स हैं? टोटल 10 इंडिविजुअल्स हैं। और 10 इंडिविजुअल्स में अगर हम ये देखें कि इंडिविजुअल्स में हम किस जीन को समझते हैं, यहाँ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? जीन। तो यहाँ कुल मिला के कितने जीन हैं? 10 जीन को समझा गया है, 10 इंडिविजुअल्स हैं और प्रत्येक इंडिविजुअल में कितने होते हैं? 2 एलील होते हैं। तो इस प्रकार के टोटल एलील कितने हो गए? तो 10 × 2 = 20 अर्थात 20 क्या हो गए? एलील हो गए। यहाँ देखिए दिया गया है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल = 10 एंड टोटल नंबर ऑफ एलील = 20। कितने? 20। अब हम यहाँ अगर ये देखें कि कैपिटल टी जो है, ये देखिए कैपिटल टी एलील कितने हैं, तो इस पूरे जीन पूल में कैपिटल टी कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। अब कैपिटल टी को देखें तो यहाँ देखिए 12 जो हैं, कितने हैं? 12 जो है ये कैपिटल टी है। अगर यहीं स्मॉल टी एलील्स को देखें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो यहाँ देखिए 8 और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? 20 अर्थात 20 एलील इस जीन पूल में हैं। इस जीन पूल में कितने एलील हैं? 20 एलील हैं। कितने के बीच में? अर्थात 10 इंडिविजुअल्स के बीच में 20 क्या है? 20 टोटल क्या है? जीन वो एलील हैं। तो अब हम इनके एलील फ्रिक्वेंसी को अगर निकालना चाहें तो हम ये जैसा कि फार्मूला हमको पता है P + Q = 1, तो अगर हम कैपिटल टी को डोमिनेंट मान लें और स्मॉल टी को क्या मान लें? रेसेसिव मान लें, तो कैपिटल टी = को हम P समझ रहे हैं। क्या है? इसको हम समझने फार्मूला के तौर पर हम अगर डेवलप करेंगे तो कैपिटल टी = हम क्या मान ले रहे हैं? स्मॉल p और स्मॉल टी = हम मान ले रहे हैं क्या? स्मॉल q। तो अभी हमने देखा कि कैपिटल टी की संख्या कितनी है, अर्थात कैपिटल टी वाले एलील कितने हैं? 12 हैं। तो कितने? आउट ऑफ 20 में से। तो अगर हम आउट ऑफ 20 में से इसको देखेंगे तो जो कैपिटल टी की एलील फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी? 0.6। कैपिटल टी अर्थात डोमिनेंट एलील फ्रिक्वेंसी कितनी आई? 0.6। इसी प्रकार स्मॉल टी अगर क्यू को हम देखें तो यहाँ हमने देखा था क्यू कितने थे? यहाँ देखिए 8 हैं। कितने हैं यहाँ? 8 है स्मॉल टी। और स्मॉल टी को हम क्या मान रहे हैं? स्मॉल क्यू मान रहे हैं, क्योंकि हमको फार्मूला डेवलप करना है। तो इसको हम कितने देखते हैं? ये है 8 आउट ऑफ 20 में से। तो इस प्रकार से इनका एलील फ्रिक्वेंसी जो निकालेंगे तो इतना कितना हो जाएगा? 0.4। तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इनका सम कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यही इसमें इन्होंने बताया है। इनका एक फार्मूला जो है ये है P + Q = 1। यहाँ देखिए P + Q अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी अगर P और Q को जोड़ दिया जाए तो दोनों का सम आप कितना हो जाता है? 1 आ जाता है। तो यही इन्होंने कहा कि एक जीन पूल में डोमिनेंट और जो रेसेसिव एलील्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए? तब होना चाहिए जब उस जीन पॉपुलेशन में किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन्वॉल्व ना हो, जिसका जैसा कि मैंने बात किया कि 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस ऐसे हैं जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फेल कर सकते हैं। अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इनका जो इक्वेशन है वो सही आएगा। P + Q = कितना आएगा? 1 आएगा। आइए अब मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम ये समझते हैं P² + 2pq + Q² = 1 कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है पेरेंटल। अगर हम देखें पेरेंटल जनरेशन में ये होमोजाइगस क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये होमोजाइगस क्या है? रेसिसिव कैरेक्टर है, अर्थात प्योर लाइन वेराइटी ऑफ डोमिनेंट एंड प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसिसिव कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें जब गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, है ना। इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो क्या आ जाता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात F1 हाइब्रिड F1 जनरेशन में देखा गया कि कितने भी होते हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जितने भी प्रोजेनी होंगे वो क्या होंगे? टाल होंगे। अगर इनका हम सेल्फिंग करा देते हैं तो देखिए आप जब सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का जब सेल्फिंग कराते हैं तो इस प्रकार से हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस प्रकार से हमको प्रोजेनी दिखे किसमें? F2 जनरेशन में। आइए इनको अब हम समझते हैं हार्डी और विनबर्ग साहब के प्रिंसिपल के आधार पर।
तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम ये देखें कि तो कैपिटल टी कितने हैं, एक है इधर और ये इधर, अर्थात इन चार में से एक चौथाई जो है कैपिटल टी है और एक चौथाई क्या है, स्मॉल टी है। और ये कितने हैं, ये दो हैं, है ना। तो इस प्रकार से आधा अगर देखें तो आधा पॉपुलेशन, आधा जनसंख्या जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का है ना। और आधे में अगर एक चौथाई देखें तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक चौथाई अगर देखते हैं तो होमोजाइगस रेसिव कैरेक्टर है। इस प्रकार से कैरेक्टर क्या मिला हमको, जो जीन पूल में जो एलील दिख रहे हैं वो क्या है, कैपिटल टी अगर हम देखें तो एक चौथाई है, जिसको हम डोमिनेंट को क्या मान रहे थे, कैपिटल पी, सॉरी स्मॉल पी मान रहे थे, और रेसिव को हम क्या मान रहे थे, स्मॉल क्यू मान रहे थे। जैसा कि इसमें देखिए हमने यही देखा है कि कैपिटल टी इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल पी, और स्मॉल टी इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल क्यू। अब हम इसको ईजाद करेंगे, जैसे हम ये देखें इस कैपिटल टी एंड कैपिटल टी दोनों को मिला देते हैं, क्या हो जाता है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है। यहाँ अगर हम मान लें स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्यू होता है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया। तो हमको मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ क्या है, दो हैं, ये दो थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, दो थे। तो दो को हमने क्या कर दिया, यहाँ रख लिया, और अंदर मैंने क्या कर दिया, इनको दो से मल्टीप्लाई करूँगा, किसको, कैपिटल टी इक्वल टू हम क्या मान रहे थे, स्मॉल पी, और स्मॉल टी इक्वल टू हम क्या मान रहे थे, क्यू। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 2pq। तो अब ये वाला फार्मूला क्या आ गया, यही तो आया ना, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से हार्डी विनबर्ग साहब ने दो इक्वेशन दिया, एक को कहा गया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा जो फार्मूला है वो क्या हो गया, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये दो फार्मूला हार्डी विनबर्ग साहब ने किसको समझाने के लिए दिया, एक रिलेशनशिप बताने के लिए दिया बिटवीन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एंड द एलील फ्रीक्वेंसी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए इन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया, और इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, जिसको पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 या p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो इस वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को समझते हुए दोनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को